नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज हरदोई में आपका स्वागत है। मैं सूरज कुमार आज हरदोई के हरिपालपुर क्षेत्र में हैं और हमारे साथ अवनीश जी हैं। इनसे बात करते हैं जो इस बार लोकसभा का चुनाव है 2024 में क्या मुद्दे रहेंगे युवाओं के और किस बात को लेकर ये वोट करेंगे। भाई जी पहले तो अपना पूरा परिचय दीजिए, उसके बाद में बात करते हैं। मैं अवनीश कुमार वर्मा बीएसपी का पूर्व सेक्टर रहा हूं हरपालपुर में, और आने वाले लोकसभा में आदरणीय बहन कुमारी मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी और हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को नकार कर जनता इस बार बसपा को वोट देने जा रही है। अच्छा, जैसा आपने कहा कि बहन जी इस बार प्रधानमंत्री बनेंगी, बहन जी ने इस बार जो है लोकसभा का चुनाव में बहुत धीरे धीरे प्रत्याशी घोषित कर रही है, ऐसा क्या कारण है इसका? आदरणीय बहन जी को इस देश का कोई भी नेता नहीं समझ सकता है। वो मानवर काशीराम की शिष्य हैं आदरणीय बहन जी। उनको समझने के लिए लोगों को पूरा दिन रात एक करना पड़े तभी नहीं समझ पा रही हैं, नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बहन जी टिकट पहले चरण की फाइनल कर चुकी हैं। 36 सीटों में इस बार बहन जी ने 9 मुस्लिम समाज के प्रत्याशियों को उतारा है और समाजवादी पार्टी बीजेपी पार्टी बहन जी के कैंडिडेटों से घबराई हुई है। नामांकन के दिन अपने कैंडिडेट बदल रहे हैं क्योंकि बहन जी ने त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। तो कहीं ना कहीं इस बार बसपा फाइट में दिख रही है, पिछली बार भी फाइट में थी। और फिर बीजेपी यदि चुनाव अगर जीतती है तो वो तो ईवीएम से जीत सकती है। मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं कि एक विधानसभा सीट पर बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखा ले, इस देश से बीजेपी का नामो निशान गायब हो जाएगा। लेकिन पहले जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें बहुजन समाज पार्टी एक सीट पर रहकर सिमट गई, ऐसा क्या कारण है? कैसे बन सकती हैं बहन जी प्रधानमंत्री? क्या देखिए, विधानसभा के चुनाव की बात जो थी वो तो एक ईवीएम का मुद्दा था। ईवीएम में सेटिंग है, ये दुनिया जानती है। जब बैंक अकाउंट हैक हो सकते हैं, आरबीआई हैक हो सकती है, मोबाइल हैक हो सकते हैं, तो बीजेपी का फंडा था। उन्होंने 70% वोट डिवाइड कर लिया, 30% वोट आप किसी वोट डालने हाथी का जा रहा है भाजपा में, तो वो तो ईवीएम का खेल है। अब की बार जनता समझ चुकी है और जनता नकारेगी बीजेपी को। लेकिन जो बीजेपी सरकार है कहती है, मतलब जैसे अगर ईवीएम से अगर हम लोग जीतते हैं तो ईवीएम का दोष दिया जाता है, अन्य चुनाव में अगर किसी की सरकार दूसरे की बनती है तब दोष नहीं दिया जाता है। देखिए, कहने का मतलब है कांग्रेस ईवीएम को लेके आई थी, ईवीएम मशीन को कांग्रेस लेके आई, कांग्रेस को ही भारी पड़ गई। जब हमारा एक फोन कॉल डिटेल, हम लोग फोन पर बात करते हैं तो फोन हमारा डाइवर्ट हो जाता है। तो आप देखिए कि अमित शाह जो है माननीय, उनका बेटा जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो तो हैक कर सकते हैं। क्यों? हमारे मोबाइल बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं। कैसे गायब हो जाते हैं? आप पूरे देश में बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लीजिए, खुद ना खुद बीजेपी को पता चल जाएगा। लेकिन बहन जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं और जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें 2 लोग हैं, कांग्रेस और सपा, कैसे मुकाबला होगा? यदि देखा जाए इंडिया अलायंस में कांग्रेस और सपा, इनके पास क्या है? कुछ नहीं है। आने वाले लोकसभा में दलित और मुस्लिम एकजुट होकर के माननीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगी। यदि सपा की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने राज्यसभा के अंदर आरक्षण का बिल फाड़ा था, तो ऐसे मुख्यमंत्री को वोट कौन देगा? वो नहीं चाहते हैं कि दलित और मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग आगे बढ़े। जब खुद एक मुख्यमंत्री आरक्षण का बिल फाड़ रहा राज्यसभा के अंदर, तो इससे शर्म की क्या बात हो सकती है? लेकिन सपा जो है वो पीडीए की बात करती है। सपा पीडीए की बात करती है। अगर पीडीए की बात की जाए तो माननीय बहन जी ने हमेशा नेता पैदा किए हैं, नेता बनाए हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो बिना उपचुनाव लोकसभा का देख लीजिए, आजमगढ़ में गुड्डू जमाली जी को बसपा ने लड़ाया था। अखिलेश यादव ने वहां पर गुड्डू जमाली को, एक मुस्लिम समाज के नेता को हराने के लिए धर्मेंद्र यादव को लड़ा दिया। रामपुर के उपचुनाव में आजम खान को खत्म करने के लिए भाजपा से डील कर ली। मैनपुरी सीट जो थी वो डिंपल यादव हार रही थी, उसको डिंपल यादव को वहां जिता लिया गया, यहाँ डील कर ली गई। इसलिए आज जो भी मुस्लिम समाज का नेता है उसको खत्म कर रहे हैं। बसपा ने हमेशा नेता बनाए हैं, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी को देख लीजिए आप, अब हरदोई जनपद अब्दुल मन्नान हन्नान को देख लीजिए। बसपा ने हमेशा नेता पैदा किए। बहुजन समाज पार्टी जो है वो नेता बनाने की फैक्ट्री है। अच्छा, यहाँ जो हरदोई में है 2 सीटें हैं, एक मिश्रिक और ये हरदोई 31, इसमें अभी तक बहुजन समाज पार्टी ने कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जब आएगा तब ये कमल और साइकिल उड़ते हुए चले जाएंगे।
13 मई को आप देख लेना, यहाँ पर जब वोटिंग होगी तो आप देख लेना। इसमें क्या है, उषा वर्मा है। पिछले लोकसभा चुनाव में हमारे जो यहाँ लोकसभा 31 में क्या हुआ था, नीलू सत्यार्थी मिश्रिक में लड़ी थी। इधर यादव लोगों ने मालूम क्या मिश्रिक में फोन कर दिया कि हाँ एक दलित समाज की महिला लड़ रही है, उसको वोट मत देना। इसलिए अब यादव समाज की मानसिकता ये देख लीजिए, समाजवादी पार्टी तो हमेशा दलितों पर लाठी चलाती है, दलितों का आरक्षण का बिल फाड़ती है, उसको तो सिर्फ वोट लेना है। बहन जी ने जो भी महापुरुषों के जिले बनाए थे, समाजवादी पार्टी ने उनको खत्म करने का काम किया। अच्छा, यहाँ के जो हालात हैं, मतलब इस बार जयप्रकाश रावत को, जयप्रकाश और समाजवादी पार्टी बिल्कुल साफ है। आने वाले जो समय में है कैंडिडेट भी मिलने जा रहा है। अब यहाँ का चुनाव त्रिकोणीय होगा, बीएसपी यहाँ से विजय होकर जाएगी। जनता की समस्या क्या है यहाँ की? जनता की समस्या, सांसद बनने के बाद में यहाँ कोई दिखता नहीं है। सांसद जी आते ही नहीं है। सांसद जी को आदमी जानता ही नहीं कौन है, वो तो ईवीएम से जीत रहे हैं। सांसद जी सुनने में आ रहा है, कल सांसद जी आए थे, रोड शो करके चले गए। यहाँ पर किसी अन्य राजनीतिक पार्टी की अगर 4 गाड़ी निकल जाए तो उसको आचार संहिता में मुकदमा लिख दिया जाता है। एक बीजेपी का कैंडिडेट 20-20 गाड़ी लिए घूम रहा है, क्या उस पर पाबंदी नहीं है? उस पर भी चुनाव आयोग पाबंदी करे। यहाँ तो सब प्रशासन उन्हीं का है। तो आप इस बार बहन जी को प्रधानमंत्री बनाए? इस बार मैं नहीं, सर्व समाज बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। सर्व समाज के लोग, आप बहन जी ने जो 36 सीटें दी हैं, आप उसमें देख लीजिए, सर्व समाज को, ब्राह्मण समाज से भी, अनुसूचित जात से भी, ओबीसी कुशवाहा से भी, मतलब उन्होंने सर्व समाज को टिकट दी है। अच्छा, ये थे हमारे साथ अवनीश भाई। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।